इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के गूगल फॉर्म सेकंड के पार्ट 2 का आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गूगल फॉर्म के टेस्ट सीरीज सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हम 29 क्वेश्चंस तक सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमारे आगे के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन दिया है जो कि आज के टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज़। कोई 32 एम्पियर का रेटेड केबल है, उसकी करंट ले जाने की कैपेसिटी को बताना है यदि वो रिवायरेबल फ्यूज़ के द्वारा प्रोटेक्ट है। अब जो हमारी करंट प्रोटेक्टेड डिवाइस होती है वो हमने 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होती है कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस और दूसरी होती है क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज़ होता है वो एक कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसमें होता क्या है कि जो केबल होता है उसका रेटिंग फैक्टर होता है 0.81। तो यदि हमें किसी रेटेड केबल की जो कि कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ प्रोटेक्ट है और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करना है तो हम उसके रेटिंग फैक्टर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 32 की 0.81 मतलब केबल के रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 25.92। पर इस क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके नियर क्या है 26 एम्पियर। तो हमारा सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज में पॉसिबल रेंज पूछ रहे हैं कि मापने की पॉसिबल रेंज क्या है। स्टैंडर्ड वायर गेज एक इक्विपमेंट है हमारा जो वायर के डायमीटर को मापता है। जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें 0 से 36 तक स्लॉट बने होते हैं, मतलब 0 से 36 तक की रेंज को मापने का कार्य कर सकता है। तो 31 का डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। हमारे सामने एक डायग्राम दिखाया गया है, इस वायर जॉइंट का वो नाम पूछ रहे हैं कि क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एरियल टैप जॉइंट। एरियल टैप जॉइंट में क्या होता है कि हम एक वायर को लेते हैं और उसका बीच से इंसुलेशन हटा के जब हम दूसरे वायर से उसके ऊपर ट्विस्ट किए जाते हैं तो हमारा एरियल टैप जॉइंट बन के तैयार होता है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एरियल टैप जॉइंट को हम प्लेन टैप जॉइंट भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन तो हमारा एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है नोटेड टैप जॉइंट, मतलब एक गांठ की तरह दिखाई देने वाला जोड़ है। तो ये डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया है कि डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट में क्या होता है, दोनों वायर को एक साथ लेकर तीसरे वायर के ऊपर जिसके साथ हमें उन वायर को जॉइंट करना है एक साथ ट्विस्ट करते हुए जाते हैं, वो हमारा डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट कहलाता है। सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है डबल क्रॉस टैप जॉइंट। डबल क्रॉस टैप जॉइंट में होता है कि जिस वायर के साथ हमें से वायर को कनेक्ट करना है वायर को हम दूसरी तरफ ट्विस्ट करते जाते हैं और दूसरे वायर को हम दूसरी उसके अपोजिट साइड ट्विस्ट करते जाते हैं, तो हमारा डबल क्रॉस टैप जॉइंट बनता है। 32 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा, नोटेड टैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयरन। जीआई वायर है, कोई जीआई शीट है, उसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है तो हम किस सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोजिन। रोजिन जिसे हम बेरोजा भी बोलते हैं। बेरोजा का यूज़ या रोजिन का यूज़ इलेक्ट्रिक वर्क्स में किया जाता है। तो 33 का ए ऑप्शन भी हमारा एक गलत आंसर होगा, वो बात कर रहा है गैल्वेनाइज आयरन की। बी ऑप्शन दिया है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का यूज़ हम जैसे पीतल की शीट होती है, कॉपर की शीट या फिर माइल्ड स्टील में सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है साल अमोनिया, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का यूज़ हम कॉपर या स्टेनलेस स्टील शीट में सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम जो जीआई शीट होती है, जीआई जो गैल्वेनाइज आयरन है उसमें सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो 33 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। यदि कोई सोल्डर है और उसे हम बार बार से पिघला रहे हैं, यूज़ किया जा रहा है, तो सोल्डर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि सोल्डर को बार बार से यूज़ किया जा रहा है, मतलब बार बार से गर्म किया जा रहा है, पिघल रहा है, तो उसमें हमेशा टीन की कमी हो जाती है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है टीन कंटेंट रिड्यूस, बिल्कुल सही है। तो 34 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। लेड कंटेंट रिड्यूस, बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें लेड की कोई कमी नहीं होती है, टिन की मात्रा में कमी आ जाती है क्योंकि टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम है, तो इसलिए टिन कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। सी ऑप्शन दिया है प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन,
जो उसमें स्लग फॉर्मेशन है उससे वो रोकता है। डी ऑप्शन दिया है अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं उनमें एक असमान प्रभाव होगा, मतलब वो असमानता के साथ कोई उसका एक समान अनुपात नहीं रहेगा, वो असमानता के साथ जॉइंट में फ्लो हो रहा होगा शोल्डर। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो यदि शोल्डर को हम बार बार से पिघला रहे हैं तो उसमें टीन की कमी हो जाती है। 34 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क। टीनिंग वर्क के लिए कौन सा सोल्डरिंग मेथड यूज किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग का यूज हम तब करते हैं यदि हमें कोई टीनिंग वर्क करना है, पीसीबी बोर्ड पर कंपोनेंट को कनेक्ट करना है। तो 35 का ए ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद अ फ्लेम। जब हमें फ्लेम के साथ सोल्डरिंग करनी होती है, ये हम जो भी हमारे व्हीकल होते हैं उनकी रिपेयरिंग अगर करनी है वहाँ हम इस सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के साथ जो सोल्डरिंग की जाती है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग में आती है। ने इलेक्ट्रिक वर्क में भी हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के साथ जब हमें सोल्डरिंग करनी होती है तो जितने भी रिपेयर वर्क हैं, ये सर्विसिंग, उन सब में हम सोल्डरिंग गन का यूज़ करते हैं। तो टीनिंग वर्क के लिए अगर कोई सोल्डरिंग की जा रही है तो हम डीप सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। तो 35 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल का एक डायग्राम दिखाया गया है और उसमें जो एक्स से मार्क किया गया है पार्ट को, उसका नाम पूछ रहा है। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें फर्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर आता है फिर इंसुलेशन। सेकंड पार्ट होता है इंसुलेशन। थर्ड पार्ट में आता है मेटेलिक शीट, मेटल कोई भी हो सकती है उसमें मेटेलिक शीट होती है। फोर्थ पार्ट में आता है फिर बेडिंग। मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग की जाती है। बेडिंग के ऊपर होती है आर्मरिंग और आर्मरिंग के ऊपर सबसे लास्ट जो परत होती है वो सर्विंग कहलाती है। तो ये जो पार्ट दिखाया गया है वो बेडिंग एक सही आंसर है। आर्मरिंग गलत होगा। आर्मरिंग जो होती है वो बेडिंग के ऊपर की जाती है। तो बेडिंग के ऊपर वाला पार्ट आर्मरिंग है। तो बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है लेड शीट। बेडिंग के नीचे की परत होती है लेड शीट। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया पेपर इंसुलेशन। इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर किया जाता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है। XLPE की फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया है XS लाइन फेज अर्थिंग। बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन दिया है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, बिल्कुल सही है। XLPE की फुल फॉर्म क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग लेयर का पर्पस पूछ रहा है। फर्स्ट दिया है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर। ओनली मॉइस्चर से हमारे केबल को प्रोटेक्ट नहीं करती है, जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है सबसे प्रोटेक्ट करती है सर्विंग परत। तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जितनी भी हमारी यांत्रिक क्षति होती है उनसे केबल को बचाती है। सी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। मेटेलिक शीट को कोरोजन मतलब जंग से बचाती है। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि मेटेलिक शीट की कोरोजन से जो रक्षा करती है वो होता है हमारा बेडिंग लेयर। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आर्मरिंग की रक्षा करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, बिल्कुल सही है क्योंकि जो सर्विंग लेयर होती है वो आर्मरिंग के ऊपर की जाती है। तो 38 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस लूप टेस्ट द्वारा यूजी केबल की किस प्रकार की गलती हो सकती है। मतलब ये अंडरग्राउंड केबल दिया है और उसमें लूप टेस्ट के द्वारा फॉल्ट को लोकेट किया जा रहा है कि कौन सा फॉल्ट हो सकता है। दो कंडक्टर के बीच कोई फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि इंसुलेशन के बीच से करंट फ्लो हो जाएगी, तो वहाँ क्या होगा एक शॉर्ट सर्किट है। तो ऐसे हम जो डायग्राम दिखाया गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को लोकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी एक सही आंसर होगा। ग्राउंड फॉल्ट की बात की है कि यदि हम अंडरग्राउंड केबल का ग्राउंड फॉल्ट टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो करंट अर्थ तक पहुंच जाएगी तो वो ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। कोई करंट ग्राउंड फॉल्ट तक नहीं जा रही है तो ग्राउंड फॉल्ट तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। इस डायग्राम के द्वारा जो हमारा सर्किट फॉल्ट को लोकेट किया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच केबल लेइंग मेथड इज यूज इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में हम केबल को बिछाने का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ओवर हेड लाइन के द्वारा हम अपनी केबल को बिछाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन दिया है इन डक्ट्स, गलत आंसर होगा क्योंकि डक्ट्स के माध्यम से हम अपनी केबल को बिछाते नहीं हैं। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है रैक्स इन एयर, बिल्कुल सही है।
हवा में, मतलब ओवरहेड लाइन के थ्रू हम जनरेटिंग स्टेशन में केबल को बिछाते हैं। तो 40 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है अलोंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के माध्यम से जनरेटिंग स्टेशन से कोई केबल को बिछाया नहीं जाता है। तो 40 का सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। जो कॉपर होता है उसके परमाणु के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो कॉपर है उसका एटम नंबर है 29, 2, 8, 8, 8 और फिर 2 और 1। तो हमारी सारी कक्षाएं पूर्ण है। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचता है वो 1 बचता है। तो 41 का ए ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। जो नियॉन लैम्प है वो इलेक्ट्रिक करंट की किस इफेक्ट पर काम करता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नियॉन लैम्प में जैसे हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वहाँ कोई हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। हीटिंग इफेक्ट हीटर में, प्रेस में या ओवन या जो गीज़र होता है वहाँ हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बी ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ देखने को मिलता है जहाँ करंट फ्लो कराते हैं हमें मैग्नेट, मतलब चुंबक का आभास हो, जैसे हमारी मोटर्स होती है, मशीन या सीलिंग फैन, इन सब में मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। सी ऑप्शन दिया है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमें बैटरी में देखने को मिलता है, जहाँ करंट फ्लो कराने पर किसी केमिकल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, बिल्कुल सही है। जैसे ही हम नियॉन लैम्प में करंट को फ्लो कराते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव देखने को मिलता है कि नियॉन लैम्प पे जो गैस फिल की जाती है करंट के फ्लो होते ही उसमें आयोनाइजेशन हो जाता है और हमारा नियॉन लैम्प ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो 42 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो मापा जाता है ओमेगा ओम में मेजर किया जाता है। तो 43 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज अ कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के अंतर्गत जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आती है वो कौन सी आती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्ट्रिज फ्यूज़। कार्ट्रिज फ्यूज़ एक क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है रिवायरेबल फ्यूज़, बिल्कुल सही है। रिवायरेबल फ्यूज़ हमारी एक कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। सी ऑप्शन दिया है एमसीबी। एमसीबी एक क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। एचआरसी फ्यूज़ भी एक क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो 44 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सिस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। यदि कोई केबल है उसमें वो कंटिन्यूसली एक काम मतलब वर्किंग कंडीशन में है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके इंसुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपनी डेली लाइफ में कभी देखा होगा कि केबल में यदि कंटिन्यूसली करंट फ्लो की जा रही है तो यदि हम उसे छुए, इंसुलेशन है उसका, उसे छूने पर हमें हीट का आभास होता है कि वो गर्म हो चुका है। तो क्या होगा कि यदि उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रही है तो जो इंसुलेशन होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, मतलब उसके रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, बिल्कुल सही है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम होगा, तो 45 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कॉन्जेस्टेड एरियाज़। मतलब जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें केबल को बिछाने के हम किस मेथड का यूज़ करते हैं। अभी हम खुद से भी समझ सकते हैं, यदि कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यदि हम वहाँ ओवरहेड लाइन का यूज़ करें तो हमें खतरा हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो गलत होगा। रैक्स इन एयर, हवा में हम अपने केबल को नहीं बिछाते हैं। बी दिया है डक्ट पाइप। पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड केबल का यूज़ किया जाता है, मतलब केबल को बिछाने में। तो डक्ट पाइप्स एक बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है अलोंग बिल्डिंग्स, बिल्कुल गलत है। बिल्डिंग के माध्यम से, बिल्डिंगों के सहारे केबल को नहीं बिछाते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है डायरेक्ट इन ग्राउंड। ग्राउंड से डायरेक्ट हम केबल को कभी नहीं बिछाते, क्योंकि इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ते ही वो केबल डैमेज हो सकता है। तो पाइप के माध्यम से हम केबल को बिछाते हैं। तो 46 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन यूजी केबल्स। अंडरग्राउंड केबल का एक डायग्राम दिखाया गया है और उसमें एक्स से जो मार्क पार्ट है उसका नाम पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर तो नहीं है। सेकंड लेयर आती है इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर की परत को पूछा गया है, जो क्या होती है मेटेलिक शीट। तो सर्विंग तो ऑप्शन गलत होगा। सर्विंग सबसे ऊपर की परत होती है। आर्मरिंग के नीचे बेडिंग आती है,
बेडिंग ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। बेडिंग से पहले की जाती है मेटेलिक शीट, मतलब उसमें हम लेड का यूज़ कर सकते हैं। लेड एक धातु है, मेटल है, तो डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा कि लेड शीट है जो हमें ये लेयर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्किट में पहचाने गए यूजी केबल का क्या दोष है? तो ए ऑप्शन दिया है ग्राउंड फॉल्ट। यदि केबल से अर्थ तक एक करंट फ्लो हो रही होती तो वो ग्राउंड फॉल्ट को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। दोनों केबल के इंसुलेशन को चेक करते वक्त यदि करंट फ्लो हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को दर्शाता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करते हैं, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन? जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें मेटेलिक शीट को कोरोजन से कौन बचाता है? तो मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग एक परत होती है जो मेटेलिक शीट के ऊपर होती है जो उसे कोरोजन से बचाती है। तो 49 का बी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। सर्विंग, आर्मरिंग और लेड शीट के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इन टू अ स्टैंड वाइल नॉट इज यूज वाइल सोल्डरिंग? जब हम सोल्डरिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सोल्डरिंग आयरन को हम स्टैंड के अंदर क्यों रखते हैं? सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, यूज़ करते समय वो गर्म हो जाता है। यदि हम उसे ऐसे ही टेबल पर रख दें या ऐसे ज़मीन पर रख दिया तो क्या हो सकता है, अनजाने में हमारा हाथ भी लग सकता है। यदि टेबल के ऊपर रख दिया तो वो टेबल जल भी सकती है। तो हम आग लगने या अपने आप को बचाने के लिए उसे स्टैंड के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। बिल्कुल सही है, मतलब वो आग लगने से, हमें जलने से बचाने के लिए स्टैंड के अंदर रखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया, टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, मतलब जो ज़्यादा हीट होती है उससे वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल गलत है। टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। मतलब अगर हमने उसे स्टैंड में रख दिया तो हमारे टाइम को कैसे सेव कर रहा होगा? तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से ऑपरेटर को बचाता है। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस तक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चंस हमारे बचते हैं उन्हें सोल्व करेंगे।